हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उस यूनिट के अंदर हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, जिनमें से जो पहला चैप्टर है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, वो फिनिश कर चुके हैं। दूसरा था मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, वो ख़त्म कर चुके हैं। और तीसरा जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसी की शुरुआत आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 चल रहा है, नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड presentation of data। इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो कि है कलेक्शन ऑफ डाटा फिनिश कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, फिनिश हो गया हमारा सेंसस एंड सैंपल मेथड। अब पहुंच गए हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज हम लोग ये थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेन टॉपिक कवर करने हैं वो हम देख लेंगे फर्स्ट, देन आफ्टर वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को डील करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से, हम समझेंगे क्या, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में अगले टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब, यानी कि हमें जानना होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जब हम करें तो उसका क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छा क्लासिफिकेशन किस तरह का होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे मेथड्स, कितने होते हैं क्लासिफिकेशन के, कितने तरीके हो सकते हैं डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करने के। सो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे इतना टॉपिक कवर कर लेंगे तो हाफ पोर्शन जो होगा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा स्टैटिस्टिकल सीरीज़। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जानना है आपको यूनिट चैप्टर नंबर 3 में, और इसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के मीनिंग के बारे में, क्या मतलब है, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों को अबाउट द स्टैटिस्टिकल सीरीज़ डिस्कस करनी है। पहला तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ आर। साथ ही साथ हम लोग हर एक टाइप को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, सीरीज़ बना लेंगे और उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। ये आपको मेन 6 टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जो कि कवर करने हैं चैप्टर नंबर 3 में।
वन बाय वन करके हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टॉपिक से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के मीनिंग से। जब हम एक टर्म लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, वो हम आइए देखें। तो देखो, इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को डेटा के सेंस में समझें, मतलब इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है उसके सेंस में समझें। उससे पहले थोड़ा ज़रूरी है आप इसको जनरल जो इसका मतलब है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है वो हम जान लेते हैं। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब हो गया कि जब हम किसी भी तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं फील्ड से, तो वो जो डेटा हम लेकर आए हैं वो काफ़ी रॉ है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। सिमिलरली बहुत ही हैप्पजार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन हम फील्ड से ले आते हैं कलेक्ट करके। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा फर्स्ट। दूसरी बात, इसमें हम ये करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ डाटा, अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, इस तरह से कि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द फील्ड, उसको हम कुछ इस मैनर में अरेंज करते हैं अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि उस इंफॉर्मेशन से हम आसानी से एक तो अपनी स्टडी कर पाएँ, मतलब जो भी हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है वो पूरा हो जाए। साथ ही साथ वो पूरा करते हुए हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ और उस इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन निकाल पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को जब हम डिफ़ाइन करें या हम इसके मीनिंग को जब डिस्कस करें, तो हम सिंपल बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एक तरह का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, कुछ इस तरह से कि जो यूज़ है, कंपैरिजन है, साथ ही साथ एनालिसिस है, वो हमारा पॉसिबल हो पाए। चलो उसको लिख कर देखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू, इसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। अच्छा, फिगर्स का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स के बारे में, न्यूमरिक फॉर्म में, ठीक है। न्यूमरिक फॉर्म में जितने भी फिगर्स में आप फैक्ट्स लेके आए हो, इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करा है, उसको हम कुछ इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं सो दैट, ताकि जो हमारा यूज़ है, या कह सकते हो सो दैट हमको ये सुविधा मिल सके, फैसिलिटेट्स, ये अरेंजमेंट आपको फैसिलिटेट करे, सुविधा प्रदान करे रिलेटेड टू द यूज़। सबसे पहले तो डेटा को जो कलेक्ट किया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो। सिमिलरली कंपैरिजन, यूज़ क्यों कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन एंड कह सकते हैं एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब ही हो गया निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो ये हमारा पॉसिबल हो पाए, इसकी सुविधा हमें मिल पाए। किसकी सुविधा? तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से लेकर कंपेयर करने में, उसको एनालाइज करने तक की जो भी सुविधा है वो प्राप्त करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करें, तो उसी अरेंजमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द systematic arrangement of figures or facts in such a way that the use, comparison and analysis may be या becomes possible। क्लियर है? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। यहीं पे आपको मैं एक टर्म बताना चाहूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, मतलब ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है फिगर्स का, फैक्ट्स का, इसमें, इस प्रोसेस में
जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब अरेंजमेंट करने की जो पहली प्रक्रिया होगी वो क्लासिफिकेशन कहलाएगी। साथ ही साथ जो स्टेप नंबर 2 लेते हैं हम अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है? लाइक आप क्लासिफिकेशन बोलो एंड टैब्यूलेशन बोलो। So in the process of organizing data, in the process of organizing the numerical facts that has been collected from the groups or from the variety of sources, तो उसको उस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड tabulation. Now we have to know what is the meaning of classification and क्या मतलब है tabulation का। अब हम ये समझते हैं। तो हम अपने दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं which is classification of data। क्या मतलब है इसका, और फिर हम लोग tabulation को भी डील करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। चलिए, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को, अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक ऐसी प्रक्रिया, अ प्रोसेस, जिसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं हम उसका इनटू डिफरेंट क्लासेस, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन टर्म का मतलब यहाँ पे सिंपल सा अगर एक शब्द में कहना चाहें तो इसका मतलब हो गया ग्रुपिंग डेटा। मतलब हिंदी में कह सकते हैं समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना इनटू डिफरेंट, अलग अलग क्लासेस में, या कह सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। सो डिफरेंट ग्रुप्स में डेटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसका वर्गीकरण कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वहीं पर टैब्यूलेशन की बात अगर हम कर रहे हैं कि टैब्यूलेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होगा, तो टैब्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस in which we systematically present the data into rows and columns। ठीक है, टैब्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को प्रदर्शित करते हैं, किसमें? तो रोज एंड कॉलम्स में। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के रोज एंड कॉलम्स बना के जब आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो दैट प्रोसेस बिकम्स टैब्यूलेशन। और इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब इसी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को ज़रा हम प्रॉपर तरीके से इसके मीनिंग को लिखना चाहें, जो अभी मैंने आपको बताया है बस वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, तो जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं अलग अलग डेटा को ग्रुप करने का इनटू डिफरेंट क्लासेस, उसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। ठीक है, मीनिंग की बात करें क्लासिफिकेशन के, तो यहाँ पे जो बताया है क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉपर मैनर में इसको लिख ले रहे हैं। सो डेटा जो होता है, डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। क्यों करते हैं ऐसा? तो अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो भी हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार जब हम डेटा को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर दें तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड फैक्ट्स, मतलब एक तरह की जानकारी एक क्लास में, दूसरे टाइप की जानकारी दूसरे क्लास में, इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के क्लासेस बना सकते हैं. और अलग अलग क्लासेस में रिलेटेड फैक्ट्स को जब आप क्लासिफाई कर देते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और यू कैन से डिफरेंट क्लासेस इज called classification of data. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब बहुत ही सिंपल है. जब डेटा को हम क्लासिफाई करें डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में, तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं. अब हमको जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. अच्छा, इससे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव को जानें, हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन का. जैसे कि कहीं मान लीजिए क्लास 11th के बच्चे हैं, तो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि उनका इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है अबाउट देयर एज, एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हुआ है अबाउट देयर एज. अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो अब हमको क्लासिफिकेशन करना है. तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम रिलेटेड फैक्ट्स को एक ग्रुप में रखें, दूसरे टाइप ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स को दूसरे ग्रुप में रखें. तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 11th के बच्चों से कोई जानकारी ले रहे हैं, तो अगर पूरे क्लास के बच्चों को हम दो ग्रुप्स में बांट दें, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स की जितनी जानकारी होगी उनके एज से रिलेटेड वो हम एक तरफ लिख दें, बॉयज़ की जितनी जानकारी होगी वो हम दूसरे तरफ लिख दें. तो इस तरह से जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एज हमने पता कर लिया है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया. आफ्टर दैट अब हमको उसको एनालाइज करना है. अब हमें जानना है कि क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनका एज जो है वो क्या है, या किस एज ग्रुप के बच्चे मोस्टली हैं. तो इस बात को मैं और आसान करने के लिए, ईज़िली मैं इस इंफॉर्मेशन को अपनी स्टडी में यूज़ करने के लिए, कंपेयर वगैरह करने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली डेटा को मैंने क्लासिफाई कर दिया. सबसे पहले मैंने गर्ल्स का एज अलग से लिख दिया, बॉयज़ का अलग से लिख दिया. नाउ आई एम एबल टू यूज़ दीज डेटा इन माई स्टडी. मैं और क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ, और कंपैरिजन के साथ साथ मैं एनालाइज कर सकती हूँ, एनालिसिस वगैरह जो है वो भी मैं इजीली कर पाऊँ. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने डेटा के साथ क्या किया, उनको क्लासिफाई कर दिया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉयज़ एंड गर्ल्स और इस तरह से ही क्लासिफिकेशन करें, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है. अब हमको जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, क्यों हम करते हैं क्लासिफिकेशन डेटा का. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स में हम इसको देखने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में, क्लासेस में बांटना क्यों होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, इसकी बात करें तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू सिंप्लीफाइज द इंफॉर्मेशन. कह सकते हैं कि जो जानकारी हमने कलेक्ट करा है फ्रॉम द फील्ड, अलग अलग तरीके अपनाते हुए, वो डेटा, जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठे एक जगह पे पड़े हुए हैं.
अब वो इन्फॉर्मेशन एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत कह सकते हैं जैसे तैसे है, साथ ही साथ हैप्पजार्ड है, मतलब बहुत भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम एक साथ कलेक्ट करके ले आते हैं। अब उसी फॉर्म में, उसी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर हम सोचें कि उस डेटा को हम यूज़ कर लें, कंपेयर कर लें, उनके साथ हम एनालिसिस का काम कर लें, तो ये ज़रा मुश्किल होगा, ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए इस काम को आसान बनाने के लिए, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद के जितने भी स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ डेटा, रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सारे कामों को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं। अलग अलग क्लासेस में अगर बांट दिया तो वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। अब हम इजीली देखो, यहीं पे जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया था कि मैं गर्ल्स जितने भी हैं क्लास में और बॉयज़ जितने भी हैं, मैं उस हिसाब से उनका एज ग्रुप जो है वो डिवाइड कर दूंगी। नाम लिख दिया एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने उनका एज लिख दिया है। अब यहाँ पे जब मैंने ये किया 16.5, 17.5, तो ये क्लियरली दिख रहा है। बॉयज़ में भी मैंने वही काम किया है, नाम लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने उनका एज करके क्लासिफाई कर दिया है। अब बॉयज़ में कुछ इस तरह का एज ग्रुप है 18.5। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बड़ा सिंपल हो गया है, बड़ी आसानी से ये अब हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा, एक तरफ का जो कॉलम है वो गर्ल्स के एज ग्रुप को दिखा रहा है, दूसरी तरफ का जो कॉलम है वो बॉयज़ के एज ग्रुप को दिखा रहा है। तो इट बिकम्स द प्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल हो जाता है। मतलब जब हम डेटा को कलेक्ट करके ले आते हैं और फिर जब उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो इससे हमारा काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। डेटा को हम प्रेजेंट कर पाते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा क्लासिफिकेशन का वो होता है टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। डेटा को कंपेयर हम इजीली कर पाए, तुलना की सुविधा हमको मिल पाए, इसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन को, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल को कैरी ऑन करूं तो यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। अब अगर जानना है कि हाँ, गर्ल्स में मैक्सिमम एज क्या है, 4 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, तो मैक्सिमम एज क्या है, तो डी का है जिसका 17.5 ईयर्स है। वहीं पे बॉयज़ में कंपेयर कर रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा एज किसका है, तो अगेन डी का है विच इज़ 18.5, 18.5। तो यहाँ पे देखो ना, ईजिली बस देख करके, मतलब बहुत कम समय, बहुत कम मेहनत खर्च करके, इन्वेस्ट करके हम आसानी से तुलना कर पाते हैं तब जब हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ये आपको इनेबल बनाता है, इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने की आपको एबिलिटी देता है जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट में कहें ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है, तो और एक ऑब्जेक्टिव है विच इज़ साइंटिफिक अरेंजमेंट। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा रॉ डेटा है जो हमने फील्ड से कलेक्ट किया है उसको एक साइंटिफिक अरेंजमेंट मिल जाए। मतलब एक इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए डेटा का हमारे, जिससे हम इजीली उसके फैक्ट्स को, उसके कॉजेस को बस देखते ही पता लगा सकें। तो साइंटिफिक अरेंजमेंट आपको इसकी सुविधा मिल पाती है जब आप डेटा को डिफरेंट क्लासेस में प्रेजेंट कर देते हो। ये आपका डेटा को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ लॉजिकल बनाने में भी मदद करता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब आप कह सकते हो लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकली अरेंज करने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं सिंपल फॉर्म और सिंपल मैनर। देखो,
प्रेजेंटेशन, या फिर इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन का बेस देने के लिए, जब आप डेटा को प्रेजेंट करना चाहें तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ बेस रखना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन के बाद अब आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, उनको वो जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन इस जानकारी को आपने जिस फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया है उसी फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि कलेक्टेड डेटा को आपको प्रॉपर मैनर में, एक बेसिक जो मैनर होता है, एक तरीका होता है किसी भी तरह की जानकारी को प्रस्तुत करने का, उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है प्रेजेंटेशन का? क्लासिफिकेशन। डेटा को प्रॉपरली डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में जब हम बांट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन का बेस तैयार हो जाता है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक सिंपल तरीका बन जाता है और उसकी मदद से हम इजीली डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कन्वीनियंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को सुविधाजनक बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस, और इसीलिए भी क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में हमने 4 पॉइंट्स देखे हुए हैं, इतने इनफ है हमारे लिए। सबसे पहला तो है इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए, दूसरा कंपेयर करने के लिए, तीसरा लॉजिकल अरेंजमेंट के लिए, और चौथा प्रेजेंटेशन का बेस देने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा यूज़ करते हैं या करते हैं। इसी के साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक था क्लासिफिकेशन का वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब हमको जो अगला टॉपिक जानना है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। कह रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के बड़े फ़ायदे हैं, तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन करें कैसे? अब तक तो समझ में आ रहा है कि भाई कॉलम्स में बांट दो, रोज़ एंड कॉलम्स में बांट के क्लासिफिकेशन करो, बट सिर्फ क्या रोज़ एंड कॉलम्स में बांट देने से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, या फिर उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटते हुए आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है? ये सारी बातें हम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन में करेंगे, और फिर हम मेथड्स देखेंगे कि मेन कितने मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के। तो ये जो टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, जिसमें हमने अपना 3rd चैप्टर शुरू कर लिया है। उसमें क्या क्या पढ़ना है हमने देखा, साथ ही साथ हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब देख लिया है, क्लासिफिकेशन क्या है, टैब्यूलेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इतनी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद की जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।